हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं चाहता हूँ कि डिस्कस कर लूँ, तो एक और लास्ट स्टेज का वीडियो बना दे रहा हूँ, है ना। इसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ जो थोड़े ट्रिकी हैं, तो उनको मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से समझा पाऊँ कम समय में, है ना। 25 to 30 मिनट का ही रिकॉर्डिंग हो पाएगा। तो एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, इसमें समझाऊँगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगी बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोई वायर है, ठीक है, मान लेते हैं कोई वायर है और उसका रेजिस्टेंस है R। ओके, रेजिस्टेंस इसका है R और इस वायर के कितने टुकड़े कर दिए गए? 5। 1 2 3 4 5, मान लीजिए यहाँ तक है रजिस्टर वायर वाला। तो एक 5 इसके इक्वल पार्ट्स कर दिए गए हैं, ठीक है। 5 टोटल रेजिस्टेंस पे क्या था? R, और इसके 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए गए इस वायर के। तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5। क्यों हो जाएगा? चलिए करके देखते हैं। R/5, 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 5 इक्वल पार्ट्स दिए गए हैं इस रजिस्टर वायर के, जो जिसका टोटल रेजिस्टेंस R दिया था। तो हर एक का रेजिस्टेंस क्या होगा? हर एक एक छोटे पार्ट का क्या होगा? R/5 होगा। अब R/5 क्यों होगा, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा, सबके डिनोमिनेटर में 5 है और सारे न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, सब 1 टाइम्स जाएगा तो R सारे ऐड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 R, है ना। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, आया क्या? R। तो इससे हमारा इन पांचों पार्ट्स को सॉल्व किया मैंने, तो फिर वापस हमारा रेजिस्टेंस टोटल क्या आ गया? R। तो यानी ये जो R/5 हमने लिया है वो सही लिया है। तो हर एक जो पार्ट है, हर एक जो पार्ट है यहाँ पर रजिस्टर का इक्वली जो ब्रेक किया गया है, ईच पार्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा? ईच पार्ट का रेजिस्टेंस होगा R/5, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, और ये पैरेलल कनेक्टेड है, जो 5 पार्ट्स काटे गए हैं ये पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है। एक रजिस्टर वायर था, उसको 5 टुकड़ों में काटा गया इक्वली और फिर उसको पैरेलल कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए पहले ओवरऑल निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या होता है? 1/R1, इसमें 5 पार्ट्स किए गए हैं तो 5 लेंगे हम लोग। R2, 1/R3, 1/R4, 1/R5, ठीक। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। हर एक पार्ट का क्या हमने माना है? R/5, और R/5 से क्लियर भी हो गया था कि ये सही लिया है हमने, हर एक पार्ट R/5 ओम का होगा, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R5, R/5, 1/R/5, सबका वैल्यू इक्वल है ना। 1/R/5, 1/R/5, 1/R/5। तो हम लोग जानते हैं अपॉन के नीचे फिर से अपॉन होता है, तो सबसे लास्ट वाला नंबर ऊपर आ जाता है न्यूमरेटर में। तो इसको रीअरेंज करते हैं। 1/RP इज इक्वल टू 5/R। ये 5 ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही आएगा हर केस में, है ना। 5/R, 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 सारे इक्वल है इसलिए सेम रखा जा रहा है। ये 5 हो गए हमारे, ठीक। अब इनका एलसीएम क्या होगा? सबका एलसीएम कॉमन है R, तो R ले लिए, और R से अगर सबको देखेंगे तो इक्वली कट रहा है, तो ऊपर का सारा जो न्यूमरेटर है ऐड हो जाएगा। 5 + 5 10 + 15 + 20 + 25, टोटल 25 आया, ठीक है। तो 1/RP, लेकिन यहाँ RP नहीं मानना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान लीजिए R'। तो ये मैंने RP जो मान लिया है वो तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट मान लेते हैं, इसको R' मानना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फार्मूले में जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम लोग R' से शो करेंगे, R'। तो 1/R' इज इक्वल टू हो गया 25/R। तो इस क्वेश्चन में पूछा है R/R' का वैल्यू क्या होगा।
ठीक है, आर अपॉन आर डैश का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें और इसका इसमें। ये मन में सोचा जाता है, इसको क्रॉस बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आर का मल्टीप्लाई इसमें होगा आर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा आर डैश 25 आर डैश, इसका मल्टीप्लाई हो गया है ना, इक्वल टू 1। अब हमको चाह क्या रहा है, आर अपॉन आर डैश। ये आर अपॉन आर डैश है, ये 25 हमको हटाना है, यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर अपॉन आर डैश इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आंसर नंबर डी होगा। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा सोचने समझने वाला है ना। इसको थोड़ा ध्यान से करना था तो आराम से हो जाएगा। सबसे पहले दे दिया था रेजिस्टेंस टोटल आर, और फिर उसको बोला कि उस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया गया और उनको पैरेलली जोड़ा गया। टोटल आर था रेजिस्टेंस, हर एक पार्ट का अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो R/5 आएगा। मैथमेटिकली हम लोग देखें तो बड़ा ही आसान है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब सारे पैरेलल में जुड़े हैं तो पैरेलल रेजिस्टेंस का या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा दिए हैं। और क्वेश्चन में दिया है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश को सिंबल लगा दिए हैं, सारा वैल्यूज़ पुट कर दिए, रिवर्स कर दिए, और उसके बाद बड़ी ही आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको आर अपॉन आर डैश का वैल्यू मिल गया, दैट इज़ 25। ओके, तो इस तरह से करना था पहला क्वेश्चन। चलिए अब दूसरा करते हैं जल्दी जल्दी, इसमें ज़्यादा समय लग गया। दूसरा कौन सा करा जाए जो थोड़े से ट्रिकी हो, सारे तो करना नहीं है, कुछ करने हैं। दूसरा इजी है तो कर लेगा कोई, और क्या कर सकते हैं। तीसरा किया जा सकता है, थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक बल्ब है, और बल्ब का क्या क्या दिया है कि 220 वोल्ट वोल्टेज है, 100 वाट का वो बल्ब है, 100 वाट का पावर है उसका। फिर उसके बाद क्या दिया है, अब इसी बल्ब को पहले तो 220 वोल्ट दिया जा रहा है वोल्टेज, बाद में वोल्टेज कम कर दिया जा रहा है 110 वोल्ट। तो जब 110 वोल्ट दिया जाएगा वोल्टेज इस बल्ब को, तो तब पावर कितना होगा, ठीक है ना। जब 220 वोल्ट दिया जा रहा है बल्ब को तो इतना पावर कंज्यूम कर रहा है, वो इतना बिजली खर्चा कर रहा है। लेकिन जब वोल्टेज कम मिलेगा बल्ब को तब कितना पावर कंज्यूम करेगा, ये पूछ रहा है। ओके, चलिए तो सबसे पहले पावर का फार्मूला लगाते हैं। पावर इतना पार्ट अलग रहेगा, ये पार्ट अभी अलग है ना। तो वोल्टेज अपॉन आर लगाते हैं, ठीक। तो ये होता है फार्मूला P = V² अपॉन आर। ठीक है, इसमें वोल्टेज का स्क्वायर करेंगे, यानी दो बार इसको लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। अपॉन में रेजिस्टेंस हमको पता नहीं, पावर दिया है 100 वाट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर बराबर हो जाएगा 220 × 220 अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 22 का स्क्वायर होता है 484, ठीक है। 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 484 ओम आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, जो बल्ब था उसमें जो वायर था उसमें इतना वोल्टेज जा रहा है और इतना पावर वो कंज्यूम कर रहा था, और रेजिस्टेंस कितना था उस वायर का, इतना। ठीक है, काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी को रोक रहा था, इसलिए लाइट प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। ओके, अब ये रेजिस्टेंस आ गया। अब इस रेजिस्टेंस का यूज करेंगे सेकंड कंडीशन में। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि उसी बल्ब को जब 110 वोल्ट मिलेगा तो फिर क्या होगा, तब पावर कितना हो जाएगा। फिर से पावर का फार्मूला लगाएंगे। ये हमको रेजिस्टेंस मिल गया, यहाँ वोल्टेज दिया है। अब रेजिस्टेंस है और वोल्टेज है, तो वही सेम फार्मूला फिर से लगेगा। पावर हमको पता नहीं है, वोल्टेज हमको पता है। 484 स्क्वायर किया है पिछले 2 बार, अपॉन में आर 110, ठीक है। 110 कर दिए, इसको काटना पड़ेगा।
टू से करते हैं, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 5 से नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा नहीं, काफ़ी लंबा आएगा, डेसिमल में आएगा आई थिंक आंसर। तो 484 इंटू 242 अपॉन 55, यही ना पूछा है, लेकिन आंसर तो बड़ा ईजी है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। 11 से करते हैं, शायद कट जाए। 11 2 जा 22, हाँ 11 5 जा 55, ऑप्शन जो दिया है वो परफेक्ट आंसर है। 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 2 बचा, 11 2 जा 22, ठीक है। अब 5 से क्या कटेगा, 5 से कट पाएगा, इम्पॉसिबल है। 484 इंटू 22 अपॉन 5, ओके। अब किससे क्या कटेगा, और आंसर तो बड़ा छोटा आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें। एक 110, 220, 108, ये तो सही हुआ है। अब इस गड़बड़ कर दिया पहले ही मैंने, ये रेजिस्टेंस मैंने वोल्टेज की जगह पर रख दिया है, इसीलिए कह रहा हूँ कि गड़बड़ कैसे आ रहा है, आंसर इतना बड़ा आ रहा है। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये रेजिस्टेंस को मैंने वोल्टेज की जगह रख दिया। वोल्टेज क्या है सेकंड कंडीशन में, 110 इंटू 110 अपॉन में रेजिस्टेंस क्या आया था पहले कंडीशन को सॉल्व करने पे, 484, वही गड़बड़ी हो गया, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ी ऐसे ही होगा। तो क्या करेंगे, 11 से काटते हैं, 11 यहाँ है तो ये डेफिनेटली 11 से कटेगा और ये भी कटेगा। 11 10 जा 110, 11 4 जा 44, 4 बचा, 11 बचा 44, फिर 11 10 जा 110, 11 4 जा 44, ऊपर आ गया 10 10 जा 100 अपॉन 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ठीक है। जब 110 वोल्ट का करंट वोल्टेज पास होगा तो पावर क्या होगा बल्ब का, 25 वाट। वहाँ पे जो गलती हुई थी उसको आप लोग समझ लीजिएगा, वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुआ था, ब्लंडर मिस्टेक। मैंने वोल्टेज की जगह रेजिस्टेंस रख दिया था, वोल्टेज, जबकि मैंने ध्यान नहीं दिया और इसको उल्टा रख दिया था। अब सही है, तो दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन में 25 कहाँ है, डी ऑप्शन, तो डी वाला होगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया इसको गलती करने में, समय ज़्यादा लग गया। कौन सा क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन नंबर 25 सीरीज, टू कंडक्टिव आर सेम मटेरियल इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर ऑफ फर्स्ट कंडक्टिव सीरीज एंड देन इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस, रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस। अच्छा, ये करने लायक है फोर्थ। तो इसमें क्या करा कि दो वायर हैं, दो कंडक्टिंग वायर, उसमें रेजिस्टेंस कुछ होगा ही वायर में, तो दो वायर हैं, ओके। और जो दो वायर हैं वो सेम मटेरियल से बने हैं, मतलब एक ही तरह के मेटल से बने हैं। अगर कॉपर होगा तो दोनों कॉपर का होगा, या एल्युमिनियम होगा तो दोनों एल्युमिनियम का होगा। उसके बाद दोनों का लेंथ सेम है, लंबाई सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है, और दोनों का डायमीटर या रेडियस यानी थिकनेस भी सेम है, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई दोनों वायर की सेम है, दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं। तो अब करना क्या है, अब क्या करना है, इसको इन दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट करना है, फिर पैरेलल में, और दोनों के बीच में पोटेंशियल जो है सेम है, ठीक है। रेशियो निकालना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, हीट का। अच्छा, तो मान लेते हैं कि दो वायर हैं, दोनों में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो R1 R2 मान लेते हैं, ठीक है। R1 R2 मान लेते हैं रेजिस्टेंस, ओके।
दोनों में एक मिनट, दो रजिस्टर्स हैं। अब दोनों को पहले सीरीज में कंबाइन करते हैं। सीरीज में क्या होता है, आर एस, सीरीज रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंस को आर एस से लिखते हैं, R1 प्लस R2। ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है 2 कंडक्टिव वायर ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर एंड सेम मटेरियल, और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है। ठीक है। और क्या लिखा है, कुछ छूट ना रहा हो। ओके, सेम मटेरियल, सेम लेंथ, सेम डायमीटर है, तो उस केस में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा, है ना। ये समझने वाली बात है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जब सेम मटेरियल, सेम लेंथ वगैरह से बना है कोई वायर और सब कुछ सेम है, लेंथ, ब्रेथ, मटेरियल, टाइप ऑफ मटेरियल, देन रेजिस्टेंस विल बी सेम, वोल्टेज भी सेम है, तो उस केस में दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल माना जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 2R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 2R, दोनों जुड़ जाएगा। अब पैरेलल में देखते हैं इसको। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, दोनों R आ रही है, इक्वल है रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ गया R, और एलसीएम जब सेम है तो दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे ऊपर के, 1 प्लस 1 2, 1/RP इज इक्वल टू 2/R। अब इसको रिवर्स करेंगे, है ना, इसको रिवर्स कर देंगे या रेसिप्रोकल कर देंगे, तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा R/2, ये भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब कह रहा है कि हीट प्रोड्यूस इन बोथ द केसेस, दोनों केस में मान लीजिए दोनों में करंट फ्लो हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस होगा ही, है ना। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा उसका रेशियो निकालना है। तो हमको क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है और वोल्टेज बोला है सेम है ना। तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज दिया, इन दोनों के रिलेशन में पावर का फार्मूला क्या होता है, या क्योंकि पावर के फार्मूले से हम लोग हीट का फार्मूला बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हीट बराबर V²/R इंटू टी, जितने समय के लिए वो चल रहा है। क्लियर। ओके, तो किसका रेशियो बनाना है, सीरीज टू पैरेलल। तो मान लीजिए हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन को HS लिख देता हूँ मैं, V²/RS इंटू टी, और हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख देता हूँ V², वोल्टेज सेम है तो V² लिख रहा हूँ अपॉन, ये क्या है, RP आया है, इंटू टी। अब दोनों का रेशियो निकालना है, यानी इसके वैल्यूज़ को, RS और RP के वैल्यू को पुट करेंगे, HS/HP इज इक्वल टू V² इंटू टी अपॉन, RS का वैल्यू क्या आया है, 2R। अब टोटल के अपॉन में V² इंटू टी अपॉन में क्या इसके है, RP का वैल्यू क्या है, R/2, R/2, ये तो अपॉन के नीचे भी अपॉन हो गया है। अब इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, एक स्टेप इधर लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको इधर लाकर लिखते हैं। अच्छा, तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V² इंटू टी अपॉन 2R, ये तो क्लियर है। अब याद करिए कि अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो वो ऊपर आ जाता है। अब जैसे ये दोनों अपॉन में है ना, और इसके नीचे भी R के नीचे भी अपॉन है, तो 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे T से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, तो 2 यहाँ आ जाएगा। ओके, HS, सॉरी यहाँ पे अपॉन नहीं, यहाँ पे HP हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक ही इक्वल टू है, गड़बड़ कर रहा हूँ, ये हो गया V² इंटू टी क्या कर सकते हैं, 2T, क्योंकि ये 2 ऊपर आके इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, 2T अपॉन R। ठीक है, अब ये देखिए V² इंटू टी कॉमन कट जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब बचा क्या, HS/HP
इज इक्वल टू 1/2r और उसके नीचे है फिर अपॉन में 2/r। अब अपॉन के नीचे अपॉन यानी उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2r इंटू r/2। r से r कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1 2 2 4 1/4। ठीक है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू द हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इन द रेशियो ऑफ 1:4। ठीक है, 1:4 या 1/4 के अनुपात में होगा। इसको 1:4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 को तो इस तरह से करना था, बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं था, हल्का सा ट्विस्ट था, तो इसको आपको समझ के करना था। याद रहे, जब मटेरियल सेम हो, लेंथ सेम हो, वायर का थिकनेस सेम हो और वोल्टेज सेम हो तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, और वही फिर हम लोग लेकर इसको सॉल्व किए। एक बार सीरीज में किए कंबाइंड, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, पैरेलल में किए, फिर हीट एनर्जी का फार्मूला लगाए। हीट एनर्जी फार्मूला में क्या होता है, पावर का फार्मूला इंटू टी, टाइम हमको पता नहीं है, टी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये रख दिए, वो रेजिस्टेंस हमको निकाल लिए हम लोगों ने, पोटेंशियल डिफरेंस दिया था वोल्टेज वी। ठीक है, दोनों फार्मूले में रख दिए और दोनों को रेशियो बना के सही से सॉल्व आउट किए तो 1:4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, हो गया। इसको ध्यान से आप देखिएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं 2-3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक कम से कम और क्वेश्चन तो हो जाए, क्योंकि रिकॉर्डिंग ख़त्म हो सकता है किसी भी टाइम। अब कोई क्वेश्चन किया जाए, वोल्टमीटर। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि वोल्टमीटर सर्किट में कैसे ज्वाइन किया जाता है, तो हमेशा पैरेलली, हमेशा वोल्टमीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं और एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, ताकि वो रीडिंग एग्जैक्ट सही दे। ये हम लोगों ने पढ़ा है, इस तरह के क्वेश्चन तो आपको याद रहेंगे। उसके बाद क्या दिया है, 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। उतना ट्रिकी नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। इसमें वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट। ठीक है, और एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस पता नहीं है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है 2.5 मिली एम्पियर। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ से हो जाएगा इजीली। तो सबसे पहले करंट को लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में। मिली एम्पियर यानी कि 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये हमारा करंट का वैल्यू है, 2.5 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻³। ठीक है, ओके, करंट हमको हो गया, इसको एक्सपेंड कर दिया हम लोग एम्पियर के फॉर्म में, मिली एम्पियर से। अब सीधे वैल्यू पुट करेंगे यूजिंग ओम्स लॉ या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्या निकालना है हमको, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज का वैल्यू कितना दिया है, 12 वोल्ट। ठीक है, सही दिया है। करंट यहाँ है 2.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि जो भी एक्सपोनेंट के नंबर होते हैं उनका कुछ भी डिवीजन वगैरह नहीं करना है, उनको सीधे शिफ्ट किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में, तो इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 12 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, जैसे ऊपर ले गए इसका साइन डिफरेंट होगा। अब 12 और 2.5 का हमको सॉल्यूशन करना है, तो दोनों में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, दोनों में ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका डेसिमल हट जाए। तो आएगा क्या, अल्टीमेटली 120 हो जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 12, ये तो पावर ऐसे ही रहेगा, और ये 25 हो जाएगा। अब इसका डेसिमल हट गया, इजीली ये सॉल्व हो सकता है। 5 से करते हैं इसको, 5 5 या 25, 5 2 या 10, 5 4 या 20। तो आ गया यहाँ पे हमारा 24/5
इंटू 10⁻³ और 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, ठीक है। तो 4.8 इंटू 10⁻³ ओम, ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस, ठीक, 10⁻³। क्लियर है। तो इस तरह से ओम्स लॉ की सहायता से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बहुत इजी था, बस इसमें ट्रिक क्या था, थोड़ा सा ट्विस्ट था कि ये इसका करंट का वैल्यू बहुत छोटा था, बहुत कम था। तो उसके पावर को कैसे सॉल्व करते हैं, याद रखिए स्टेप, कि पावर वाले वैल्यूज़ को सीधे ऊपर शिफ्ट कर देते हो, उसका साइन चेंज हो जाता है। और अगर कोई पॉइंट वाला डेसिमल वाला नंबर है उससे डिवीजन करना है, देन हम लोगों को ऊपर नीचे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट था तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, और फिर सॉल्व आउट करके हमारा रेजिस्टेंस मिल गया 4.8 इंटू 10⁻³। ठीक, क्लियर, ये हो गया। एक क्वेश्चन और हो जाए एटलीस्ट, प्रयास तो यही है कि एक क्वेश्चन हो जाए। कौन सा क्वेश्चन किया जाए? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, देखते हैं हो जाता है कि रिकॉर्डिंग रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या दिया है? 176 ओम का रजिस्टर है पैरेलल में, ठीक है। एक जो है रजिस्टर उसका वैल्यू इतना है, ऐसे कई सारे हैं, उनका नंबर निकालना है। तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकालना है, कितने रजिस्टर 176 ओम के कनेक्टेड हैं सीरीज, मतलब इस सर्किट में। और क्या दिया है? करंट दिया है 5 एम्पियर, और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले ओम्स लॉ लगाएंगे। ओम्स लॉ में क्या होगा? ओम्स लॉ में क्या होगा? V = I × R। तो हमको रेजिस्टेंस पहले निकालना है। ये तो हमको दिया है कि एक रजिस्टर है जिसका वैल्यू इतना है, ऐसे कितने रजिस्टर होंगे इतने ओम वाले जो इस सर्किट में कनेक्टेड हैं पैरेलली, ओके। तो उसके लिए हमको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट का, तो वोल्टेज और करंट की सहायता से निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस = V/I, ये हमको R जो निकालेगा ये टोटल रेजिस्टेंस निकालेगा, 220/5, 220/5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 44 ओम। ये जो रेजिस्टेंस आ गया ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया पूरे सर्किट में। अब ये 176 ओम वाले जो रजिस्टर्स हैं ये पैरेलल कनेक्शन में हैं, इनकी संख्या बतानी है कि ये कितने हैं। अच्छा, तो पैरेलल कनेक्टेड है भाई, हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो पैरेलल का क्या होता है 1/R = 1/। अब ये 176 ओम वाले बहुत सारे रजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो 176 ऐसे ही डॉट डॉट बहुत सारे कनेक्टेड हैं। तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पता चल गया है इसको सॉल्व करके, तो 1/44, और टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स को हम लोग मान लेते हैं, लेट NR = X। टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्स जिनको हम निकालना चाह रहे हैं उसको X मान लिए, ठीक है। तो टोटल X मान लेते हैं, और हर एक का वैल्यू क्या है 176, तो यही X हमको निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, X = क्या हो जाएगा 176/44। अब इसको काटेंगे, 2 × 4, 2 × 4, 2 8 = 16, 2 8 = 16, 11 2 = 22, 11 4 = 48, सॉरी 11 8 = 88, 2 1 = 2, 2 4 = 8, ठीक है। तो इस तरह से पता चल गया कि 4, X का वैल्यू आ गया 4, यानी 176 ओम के कितने रजिस्टर जुड़े हुए हैं पैरेलली? 4 रजिस्टर जुड़े हुए हैं। क्लियर, क्लियर है ना। तो ये पैरेलल पहले तो मैंने करंट और वोल्टेज की सहायता से रेजिस्टेंस निकाल दिया, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया ओवरऑल सर्किट का। फिर उसको हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला में रखा। ये 176 ओम के कई सारे रजिस्टर्स इसमें हैं, और हमको पता नहीं कितना है, तो ऐसे शो कर सकते हैं 1/R = 1/R1R2, और R1R2 सारे सब क्या है 176 ओम के। तो इनफाइनाइट तक मैंने लिख दिया क्योंकि नंबर पता नहीं है ना। उसके बाद
उसको पहले ही मान लेना है कि लेट द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर एक्स। ठीक है, इसको शो कर दिए। देन हमको यहाँ इन्फाइनाइट तक तो लिखना नहीं है, एक बार शो कर देना है कि इन्फाइनाइट तक है, और उस इन्फाइनाइट संख्या को मान लेते हैं एक्स। एक्स अपॉन 176 कर दिए, क्योंकि हर एक रजिस्टर का वैल्यू इतना है। देन क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 176 को 44 से डिवाइड किया तो हमारा आ गया वैल्यू 4, यानी 176 ओम के 4 रजिस्टर्स पैरेलल कनेक्टेड हैं इस सर्किट में। क्लियर? चलिए, तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हम लोगों ने, बाकी आप खुद से ट्राई करिए, कोई भी समस्या हो गया तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।